नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर नेवी के। जी हाँ दोस्तों, जो नेवी के एग्जाम होते हैं, जो नौसेना के एग्जाम होते हैं, जिसे हम लोग जल सेना भी कहते हैं, तो उसके एग्जाम में जो जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि हमारे नेवी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और नेवी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस स्पीड से, इस जो है चाल से, अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को अगर हम लोग पृथ्वी से बाहर की तरफ फेंकते हैं और उसको जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो है स्पीड मिल जाता है, तो वह हमारे पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगा, वह जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो वह अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के कुल कितने अंग है। तो संसद के कुल 3 अंग है। संसद के कुल कितने अंग है? तो 3। कौन कौन से? तो वह राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है। जबकि अगर हमारा प्रश्न आता कि संसद में कुल कितने सदन है, तो वह 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह है शिमला। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके स्टेट में कुल कितने जिले हैं, आप लोग हमारे वीडियो में जाके इसको पता कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में यह पक्का पूछता है कि इस स्टेट में कुल कितने जिले हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मार्कोस कमांडो किस सेना से संबंधित है। तो दोस्तों, जो मार्कोस कमांडो है वह नेवी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो नेवी है, जो जल सेना है, जिसे नौसेना भी कहा जाता है, तो नेवी के जो कमांडो है उनको मार्कोस कमांडो कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता कि गरुड़ कमांडो किस सेना से संबंधित है, तो वह आपके वायु सेना से संबंधित, क्योंकि वायु सेना के जो कमांडो हैं उनको गरुड़ कमांडो कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता कि जो पैरा स्पेशल फोर्स है वह किस सेना से संबंधित है, तो वह थल सेना से। जी हाँ दोस्तों, जो थल सेना के कमांडो है उनको पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल कमांडो कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो दोस्तों, सूर्य का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। पायरोमीटर द्वारा सूर्य का तापमान नापा जाता है, क्योंकि सूर्य का तापमान काफी ज्यादा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी होगी, तो आपका अगर कभी भी चोट लग जाता है, कभी कोई सर फट जाता है या फिर ब्लीडिंग प्रारंभ हो जाती है, तो आपका ब्लीडिंग जो है नहीं रुकती है। अगर सर फट गया है तो जल्दी से आपका जो है ब्लड रुकेगा नहीं, काफी ज्यादा रक्त स्त्राव हो जाएगा। तो इसीलिए विटामिन के की कमी, अगर कहीं पर भी आपको जो है लगता है कि हमारे अंदर विटामिन के की कमी, तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे घाव भी हो जाता है तो उस घाव से काफी ज्यादा रक्त निकलता है, तो उसका पहचान है कि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड जो है जल्दी नहीं रुकता है। अगला आपका प्रश्न है कि धर्मात्मा की उपाधि किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, धर्मात्मा की उपाधि प्राप्त है महाराज गौतम बुद्ध को। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है धर्मात्मा की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इनके जो कार्य है वो काफी ज्यादा जो है धर्म से संबंधित है। धर्म से मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान ईसाई, नहीं दोस्तों, उनका काम जो है धर्म। धर्म का मतलब कि अच्छे कार्य से संबंधित है, इसलिए इनको धर्मात्मा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1 MB में कुल कितने केबी होते हैं। 1 MB में कुल कितने केबी होते हैं। MB का मतलब कि मेगाबाइट और केबी का मतलब किलोबाइट। तो दोस्तों, 1 MB में कुल 1024 केबी होते हैं, यानी कि 1024 किलोबाइट होते हैं। दोस्तों, अब ये जो MB है और केबी है, ये क्या है? तो ये कंप्यूटर साइंस से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से भी आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये काफी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिपीट करा रहा हूँ। तो 1 MB में कुल 1024 केबी होते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे मोबाइल में जो है 1 GB डेटा, मतलब डेटा जो आता है, तो मैक्सिमम जो है हमारा एक होता है कि 1 GB डेटा हम लोग पर डे आता है मोबाइल में। तो 1 GB का मतलब क्या होता है? तो 1 GB का मतलब होता है कि 1024 MB हमारे मोबाइल में डेटा आ रहा है। 1024 MB, तो 1024 MB जो डेटा है वो जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब 1 GB डेटा आया और धीरे धीरे जब खत्म होएगा, तो आपके मोबाइल में मैसेज आता रहता है कि 500 MB बचा है, 400 MB बचा है, 420 MB बचा है। तो मतलब वो MB में उसका जो नीचे का मात्रक है वो MB है, और MB से छोटा मात्रक क्या है? वो KB में है। अगर आपके पास 1 MB डेटा है, तो 1 MB जब धीरे धीरे खत्म होगा तो वह केबी में आ जाएगा। 900 केबी, 800 केबी, 700, 750, 720, इस तरह से केबी में आपको मैसेज आने प्रारंभ हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि INS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी शिप। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी कोई नई सबमरीन आती है या फिर नया जो है
युद्धपोत भारत सरकार जो है सेना को सौंपती है, सेना के लिए जो बनाए जाते हैं, तो उनका नाम जो है INS लिखा जाता है। पहले INS लिखा जाता है, उसके बाद उसका नाम होता है। जैसे INS विक्रांत हो गया, INS विक्रमादित्य हो गया, INS चेन्नई हो गया, INS कोलकाता हो गया। तो इसके पहले INS क्यों लगाया जाता है? तो INS का मतलब ही होता है इंडियन नेवी शिप, यानी कि यह जो शिप है, यह जो मालवाहक हो गया, मालवाहक तो नहीं होता है लेकिन जो युद्धपोत होते हैं, तो वो जो है या फिर उसको कहा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनमें INS इसलिए लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि ये इंडिया का नेवी शिप है, ठीक है, इंडिया का नेवी शिप है, इसलिए उस पर INS लिखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मरुभूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों मरुभूमि जो है भारत में राजस्थान राज्य को कहा जाता है, क्योंकि जो राजस्थान राज्य है वहाँ पे पानी काफ़ी कम होता है, बरसात काफ़ी कम होता है, तो बारिश कम होने के कारण वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र को ही मरुभूमि कहा जाता है। तो मरुभूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो वह राजस्थान को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में, कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय जल सेना दिवस कहने का मतलब कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो है वो आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। जी दोस्तों 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि एयरफोर्स जो है 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों एक यहाँ पे मैं आपको टिक बता दे रहा हूँ कि ये जो है 1584, इस को आप लोग याद कर लीजिएगा, 15 और 84, 15 8 4। तो 15 का मतलब कि ये हो गया आपका थल सेना दिवस, 8 का मतलब कि वायु सेना दिवस, और 4 का मतलब जल सेना दिवस। तो यह जो है सबसे पहले जनवरी में आता है, उसके बाद अक्टूबर में आता है, और ये दिसंबर में। तो सबसे पहले जनवरी आता है, तो ये हो गया आपका थल सेना दिवस, और उसके बाद अक्टूबर आता है तो ये आपका वायु सेना दिवस, और ये 4 जो है दिसंबर आता है बाद में। तो दिसंबर का मतलब कि ये आपका जल सेना दिवस, ठीक है। तो जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बीडीसी किसका चुनाव करते हैं? दोस्तों ये आपका राजनीति विज्ञान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीडीसी का चुनाव करते हैं ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। बीडीसी लोग जो है आपस में मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो हम चुनाव में जाते हैं, जब भाग लेते हैं हम लोग चुनाव में, उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो है हम लोग जब चुनाव करने जाते हैं तो हम लोग बीडीसी को वोट करते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य का यानी कि वार्ड मेंबर का वोट करते हैं, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का वोट करते हैं, और फिर ग्राम प्रधान को वोट करते हैं। 4 हम लोग वोट देते हैं। तो 4 वोट में से एक बीडीसी को मिलता है। तो बीडीसी लोग आपस में ही एक जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों ये काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है, इसको ठीक से आप लोग हमेशा कहीं पे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, क्योंकि नेवी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आर्मी के एग्जाम में आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, और वायुसेना के एग्जाम में एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों नेवी का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। सम नो वरुणा का मतलब कि समुद्र के देवता हमारे ऊपर सहाय हो, यानी कि समुद्र के देवता हमारी सहायता करें। तो यह जो है नेवी का आदर्श वाक्य है। दोस्तों आप लोग सेनाओं के आदर्श वाक्य चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, या फिर अगर आप लोग पैरामिलिट्री का, या फिर आप लोग जो है CAPF की तैयारी करते हैं, तो आप लोग उसके आदर्श वाक्य जो है ठीक से याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग उसके हेडक्वार्टर भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार हेडक्वार्टर पूछता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपके दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन आ जाए आर्मी का हेडक्वार्टर, वो भी नई दिल्ली, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर वो भी नई दिल्ली, SSB का हेडक्वार्टर वो भी नई दिल्ली, NHG का हेडक्वार्टर तो वो जो है आपका हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों स्पेशली अगर कोई हेडक्वार्टर पूछे तो आपको नई दिल्ली में ही ज़्यादा जो है ऑप्शन टिक करने हैं। अगर नहीं पता है तो नई दिल्ली को ही टिक कर देंगे, तो आपका 80% चांस है कि वो सही हो जाए, क्योंकि एक स्पेशली कहा जाए तो सबके जो मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में ही है। और दोस्तों NSG का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हरियाणा का मानेसर नामक जगह है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मानेसर नामक जगह पे जो है इसका NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर है। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण कालीन जनकपुर किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों रामायण कालीन जो जनकपुर है, जो कि महाराज जनक की कहा जाए राजधानी थी, तो वह जो है नेपाल में है। जी हाँ दोस्तों, अब वर्तमान नेपाल में जनकपुर पड़ता है। और इनके राज्य के क्या नाम था, तो जनक जी के राज्य का नाम था मिथिला, इसीलिए इनको मिथिला नरेश भी कहा जाता है, जबकि राजधानी थी जनकपुर, जो कि नेपाल में है। अगला हमारा प्रश्न है सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु जो है वह है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वह है ओस्मियम। जी हाँ दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल सेना का पूर्वी कमान का है? तो दोस्तों नेवी का जो
ईस्ट कमांड है दोस्तों, ये कमांड होगा, ठीक है। जल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, तो वह विशाखापत्तनम में है। पूर्वी कमांड जो है विशाखापत्तनम में है। पश्चिमी कमांड कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई में है। और दक्षिणी कमांड कहाँ है, तो वो आपका कोच्चिन में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नेवी की तैयारी करते हैं तो आपको ये कमांड जो है ठीक से याद कर लीजिएगा। और केवल नेवी का ही नहीं, आर्मी और एयरफोर्स के भी कमांड को याद कर लीजिएगा। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो आर्मी के साथ है, एयरफोर्स के साथ है और 3 नेवी के हैं, यानी कि 7 + 7 14 और 3 17। तो भारत में कुल 17 सैन्य कमांड है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है डीजीएम, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में इसे जिला अधिकारी कहते हैं। तो यह जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो हो गया एसपी। एसपी का मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। जी हाँ दोस्तों, रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और रामायण की भाषा क्या है, तो यह है संस्कृत। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत का क्या नाम है, तो दोस्तों भारत के सबसे पहले विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें भी आईएनएस शब्द जुड़ा हुआ है। तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत का स्वदेश निर्मित प्रथम पोत है। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो है स्वदेश निर्मित, क्योंकि जब स्वदेश में निर्मित नहीं हुआ था तो उस समय पहले भी एक विक्रांत नाम का जो है भारत के पास विमान वाहक पोत या फिर युद्ध पोत भी कहा जाए तो ये था। और इसने जो है जो 65 में जो युद्ध शायद 65 या फिर 71 का जो युद्ध था उसमें जो इसने काफ़ी जो है अच्छा रोल निभाया था। और इसने जो पाकिस्तान की जो एक युद्धपोत थी जिसका नाम गाजी था, तो इसको उसने जो है डुबो दिया था, उसको जो है नष्ट कर दिया था। तो उस पोत का नाम था आईएनएस विक्रांत, ठीक है, उसका भी नाम विक्रांत था। लेकिन वह जो है रसिया द्वारा हमें मिला था, रसिया ने हमें दिया था। और यह जो अभी आईएनएस विक्रांत है वह स्वदेश निर्मित है। तो यह क्वेश्चन है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत यानी कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो वह है आईएनएस विक्रांत। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो गांव का प्रथम नागरिक उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ग्राम प्रधान कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए बिहार और झारखंड में तो उसे मुखिया कहा जाता है। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र के, राजस्थान, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश में तो उसको जो है सरपंच कहा जाता है। तो दोस्तों इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो प्रधान, मुखिया, सरपंच, अगर तीनों में अंतर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में जो समुद्र का जो किनारा है वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही आपका ताज होटल है, ओबेरॉय होटल है। तो ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है, यह किसका कथन है, तो यह कथन आचार्य चाणक्य के है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो है एक अध्यापक थे, तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित यह बहुत ही बेहतरीन कथन दिया कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि जो है इनके जो दुश्मन राज्य थे उनमें शिक्षा का सम्मान नहीं होता था, इसीलिए उसका विनाश हो ही गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है N2O, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, इसका रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है और रासायनिक सूत्र जो है N2O है। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। जी हाँ, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और भारत जो उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। तो भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो कहाँ है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध को जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत में उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। बीचों बीच से यह कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार यह क्वेश्चन आता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग जो है राष्ट्रीय दिवस को भी ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है, तो दोस्तों समकक्ष पद को भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके खासकर जो है सेना के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तीनों सेनाओं के समकक्ष पद में कौन सा अधिकारी किस अधिकारी के बराबर होता है। तो इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा, आपको सारा जो है डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो थल सेना का जो जनरल होता है यानी कि थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल कहलाता है। तो जल सेना के किसके समकक्ष होगा, तो जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल कहलाता है। तो जनरल जो है वो एडमिरल के समकक्ष होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिरल। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।